पैसा कभी खुशी नहीं देता है, खुशी आपको वो कामयाबी देती है जिसकी वजह से पैसा आपके पास में आता है। तो भूल जाइए आपका कंडीशन क्या आ रहा है, याद रखिए आपने कितने करोड़पति बनाए, बस आपका काम हो जाए। कितने लोगों ने कागज में लिखा है कि आपने कितने करोड़पति बनाए, यही तो छोटा सा काम हमें करना है। और अगर आपको ये यकीन है कि इस बाजार में पैसा बनता है तो ईश्वर है ये, क्योंकि अर्थ होगा तभी तो कामनाएं पूरी होंगी। तो एक बात मुझे बताइए, अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, मंच से राधे राधे जय श्री राम के नारे हम लगा रहे थे, इसका मतलब ईश्वर में आस्था रखते हैं, आप ईश्वर के भक्त हैं, आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, आप ईश्वर के सामने खड़े हैं, एक भक्त के रूप में ईश्वर को याद कर रहे हैं। आप दो प्रार्थनाएं कर सकते हैं। पहली प्रार्थना है, हे ईश्वर, जीवन में दुख भी होता है, सुख भी होता है, मुझे कभी दुखी मत करना, मुझे कभी दुखी मत करना, दुखी होना अच्छा नहीं लगता है, मुझे सिर्फ सुखी प्रदान करना। ईश्वर मैं आपका भक्त हूँ, मेरी इस कामना को पूरा करना। एक प्रार्थना आप ये कर सकते हैं। और दूसरी प्रार्थना आप ये कर सकते हैं, हे ईश्वर, जीवन में दुख और सुख दोनों होते हैं, मेरे जीवन में चाहे दुख आए चाहे मेरे जीवन में सुख आए, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हर दुख का सामना कर सकता हूँ। दूसरी प्रार्थना आप ये कर सकते हैं। दोनों में से कौन सी प्रार्थना ईश्वर स्वीकार करे? कौन सी वाली? तो अगर ये बाजार ईश्वर है तो इस बाजार से आप ये कामना कैसे कर सकते हैं? भैया गिरना मत, कैसे कर सकते? बाजार को काम गिरना है तो अगर बाजार गिरेगा नहीं तो बढ़ेगा। और आप जानते हैं बाजार का गिरना क्यों जरूरी है? 1929 की बात है। जॉन कैनेडी के पिताजी जोसेफ कैनेडी अच्छे इन्वेस्टर थे, अमेरिका के सबसे बड़े स्पेकुलेटर्स और इन्वेस्टर्स में शुमार होता था। उनकी इच्छा हुई, खाना खाया, खाना खाने पर हम टहलने निकल जाते हैं। वो टहलने निकले, वॉल स्ट्रीट से बाहर निकले टहलने के लिए। टहल रहे थे तो एक शू शाइन वाला, जूते चमकाने वाला, शू पॉलिश करता है, वो बैठा हुआ था और उसने कहा, साहब जूते खराब दिख रहे हैं, आप पॉलिश करवा लीजिए। टहलने निकले थे, साथ में सेक्रेटरी था, उन्होंने कहा ठीक है, मेरा जूता तुम शाइन कर दो। वो जूते लेके खड़े हैं, वो जूता चमका रहा है और चमकाते बोलता है, साहब ये शेयर लिया आपने, सुना है बहुत चलने वाला है, ये शेयर लिया है आपने, सुना है बहुत चलने वाला है। उसी वक्त वो अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं, जाओ और ब्रोकर को बोलो कि मेरे सारे शेयर्स बेच दे। जाओ और सेक्रेटरी को बोलो मेरे सारे शेयर्स बेच दे। मुझे बताइए दोस्तों, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? और ये समझने की जरूरत है दोस्तों, ये समझने की जरूरत है। मैं आपको आनंदपुर शहर की घटना बताता हूं। जब खालसा बनाया था गुरुजी ने कहा था कि कौम की रक्षा के लिए, पंथ की रक्षा के लिए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और उनको अभी मरना होगा। जितने भीड़ सुनने आए थे, जितने भक्त सुनने आए थे, सब पूछो मरना कौन चाहता है? डर लगता है कि नहीं मरने से? हम सभी के मन में डर है। और पैसा प्राणों से प्यारा है कि नहीं बताइए? और हम सभी जानते हैं बाजार ऊपर नीचे होता है, तो बाजार के ऊपर नीचे होने से डर लगेगा कि नहीं लगेगा? जितना हमें प्राणों से प्यार है उतना हमें पैसे से प्यार है। एक भक्त गुरुजी के सामने नहीं आया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद दयाराम का एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मैं मरने को तैयार हूँ। गुरुजी उसको टेंट के अंदर लेके जाते हैं। तो जब वापिस आते हैं तो उनके पास तलवार होती है, नंगी तलवार जो खून से सनी होती है। क्या संदेश था? बाकी लोगों को क्या लगा कि उसका कत्ल कर दिया गया है। आश्चर्य की बात, उसके बाद में गुरुजी को 5 और भक्त मिलते हैं जिनको गुरुजी पंच प्यारे कहते हैं। और उसके बाद खालसा की स्थापना होती है। अब उस भीड़ में 500 लोग थे, सिर्फ 5 आगे क्यों आए? सिर्फ 5 आगे क्यों आए? बाकी क्यों नहीं आए? उनको डर था मरना पड़ेगा। मरना कौन चाहता है? तो ये बाजार जब 1875 में हिंदुस्तान में शुरू हुआ था ना, तो 5 लोग थे, 3 गुजराती थे और 2 पारसी थे। 5 ही लोगों से कारोबार शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये बाजार बढ़ता रहा। एक सवाल पूछता हूँ, आपसे जवाब दीजिएगा। 30 साल से मैं इस बाजार को देख रहा हूँ। हर बार आज 17 करोड़ लोगों के पास डीमेट अकाउंट है। मतलब ये 17 करोड़ लोग और 5 करोड़ म्यूचुअल फंड वाले हैं। ये 17 और 5 जोड़ लीजिए, अगर कॉमन नहीं है तो करीब 20 करोड़ लोग हिंदुस्तान के बाजारों में निवेश करते हैं। 5 से बढ़ के 20 करोड़ हो गए हम पिछले 125 साल के अंदर, 150 सालों के अंदर। एक प्रश्न का जवाब दीजिए। हर बार कोई न कोई व्यक्ति पहली बार बाजार में आया होगा, हर बार बाजार में एक नया आदमी आया होगा, तभी तो हम 5 से 20 करोड़ हुए। हमेशा एक नया आदमी आया होगा। वो जो नया आदमी जब बाजार में आता है, बाजार के इतिहास से बाजार गिरता भी है, बाजार बढ़ता भी है। वो नया आदमी कब आया? जब बाजार बढ़ रहा था कि बाजार गिर रहा था? एग्जैक्टली। मैंने जीवन में एक नया आदमी नहीं देखा जो गिर के बाजार में आता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हम भाई दयाराम कोई नहीं बनना चाहता।
बाजार बढ़ने के बाद लोग आते हैं, और जो बाद में आते हैं वो हिम्मत वाले हैं कि डरपोक हैं? हिम्मत वाले हैं कि डरपोक हैं? और कल्पना कीजिए, आपने ईश्वर से प्रार्थना की है कि मैंने बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है, बाजार तो गिरना मत, और आपकी प्रार्थना ईश्वर स्वीकार करता है, तो बाजार नहीं गिरता है, बढ़ता ही चला जाता है। तो जूते वाले भी शाइन करने वाली तो शेयर खरीदेगा ना। आज बात समझ में आई कहने की? आपको कैंडी को समझ में आ गया? हमारे समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जो समाज का सबसे गरीब व्यक्ति है, अगर वो शेयर खरीदने की हिम्मत कर रहा है, इसका मतलब बाजार में हिम्मत वालों की जगह कमजोरों की संख्या ज्यादा हो गई है। अगर कमजोर बाजार में बढ़ जाएंगे तो बाजार कमजोर होगा कि मजबूत होगा? और कमजोर बाजार दोस्तों इतना गिरता है कि आपके जीवन में वापस नहीं आता। अमेरिका को 27 साल लगे 380 था उस दिन। कैनेडा ने जिस दिन कैनेडा ने कहा कि मेरे शेयर्स बेच दो, 382-83 का डाउ था, उसके बाद वो गिर गया और अगले 2 साल में गिर के 40 हो गया। 380 से 40 और वापस 380 हुआ 1955 में। कब हुआ? 1955 में जापान में ऐसा हुआ, और वापस 2024 में हुआ। 35 साल, एक बाजार को 35 साल लगे, एक बाजार को 27 साल लगे। क्या आप चाहते हैं आपके बाजार के साथ ऐसा हो? जश्न मनाइए कि बाजार में गिरावट आई है, दिया जलाइए कि बाजार में गिरावट आई है। न केवल बाजार के गिरने का ये फायदा है, एक दूसरा फायदा भी है। आपके पास तो केवल 5 करोड़ पोलियो है, हिंदुस्तान में 17 करोड़ डीमैट अकाउंट। इन 17 करोड़ डीमैट अकाउंट में से 93% लोगों को नुकसान हुआ, और जो ट्रेडर्स हैं 80% लोगों को नुकसान हुआ है। वो अनाथ घूम रहे हैं, आज नहीं तो कल आपकी शरण में आएंगे। फायदा हुआ कि नुकसान? कितनी मामूली सी बात, यही तो हमें समझने की जरूरत है। लेकिन क्या हमारे व्यवसाय में चुनौतियां नहीं? हमारे व्यवसाय में चुनौतियां हैं साहब, बहुत सी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो हमारा रहनुमा है, जिसका काम है हमारा ध्यान रखना। लेकिन जब वो ध्यान रखता है तो शायद आप सबसे नीचे की पंक्ति में चले जाते हैं। और एक नया आदेश उनका आया है, नया आदेश आया है, चेंज ऑफ ब्रोकर आया है कि नहीं आया? ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। मैं बताता हूँ कैसे खतरनाक है। मेरे घर में एक आम का वृक्ष था, अच्छे मीठे आम पैदा करता था। मेरी पत्नी ने इसको कटवा दिया। बताइए क्यों? क्यों? वो आम अच्छे देता था, लेकिन आप हर समय तो पहरेदारी कर नहीं सकते। जैसे आम पकता था, हमसे पहले तो दूसरा तोड़ के ले जाता। किस बात से परेशान होकर हमने वृक्ष को हटा दिया कि ध्यान हम रखते हैं, बड़ा हमने किया, खाद हमने दी, पैदा हमने किया, लेकिन खाया किसी और ने। आप 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, कुछ निवेशक आपके करोड़पति हो गए होंगे, झटके में आपसे निकल जाएंगे। होगा कि नहीं होगा बताइए आप? ये चुनौती है। इस चुनौती का आप सामना कैसे करेंगे? इस चुनौती का सामना करना बहुत जरूरी है। आप 4 नए निवेशक लेके आएंगे और एक बड़ा निवेशक निकल जाएगा, आपका बिजनेस पीछे रह जाएगा। चुनौती नंबर 1। चुनौती नंबर 2, आप जानते हैं डायरेक्ट कब आया था? याद है? 2013 में आया। क्यों आया था? क्यों आया था? 13 में ही क्यों आया? 13 में क्यों? उससे पहले क्यों नहीं आया? क्या रीजन? रीजन ये है कि जो वहां बैठे हुए लोग, जो नीचे से ऊपर पर्चा बढ़ाते स्टाफ ऑफिसर्स होते, जो नए ऑफिसर्स होते, जानकारी करके आते हैं, उनमें सब में बहुत अच्छा काम करने की इच्छा होती है, अग्नि होती है। सभी कैरेट आगे रहना चाहते हैं। किसी ने पढ़ लिया अखबार में कि 2012 का अंत होते होते फाइनेंशियल जो उनकी कमेटी है, यूके की जो कमेटी है, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी जो यूके की है, किसी ने यूके में एक पर्चा चलाया, एक बहस छिड़ी कि जब म्यूचुअल फंड कमीशन देता है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जो म्यूचुअल फंड कमीशन दे रहा है वही प्रोडक्ट बेचा जाएगा, न कि वो प्रोडक्ट बेचा जाएगा जिसकी ग्राहक को जरूरत है। तो इसमें मिस सेलिंग हो सकती है, बायस सेलिंग हो सकती है। तो यूके ने फैसला सुना दिया, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो हिंदुस्तान में क्या सीखा कि हम आजादी देते हैं किसी को बिना कमीशन के सीधे बाजार में आने। और एक और मुल्क है दुनिया में जिसका नाम यूएसए है, वहां पर भी अभी भी कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसको शेयर क्लास ए कहा जाता है, जहां पर 5% का लोन। तो आपके पास दो मॉडल्स हैं। एक मॉडल 5-6% तक का कमीशन देने के लिए तैयार है, और एक मॉडल आपको कोई भी कमीशन देने के तैयार नहीं है। हिंदुस्तान ने बीच का रास्ता किया। तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये जो कमीशन है ये शायद आगे जाके कम हो सकता है। ये कब होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम,
पर मेरी संभावना ये कहती है कि कम होने की संभावना इसलिए है कि कोई कमाता अच्छा लगता नहीं दूसरों को। और अगर ये हो गया, आधा भी हो गया, तो आपको काम दुगना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। आप एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर एक तलवार में से लटकी रहती है कि आपका मैनपावर कम हो सकता है, तो उसके लिए आपको काम बनाना होगा। लेकिन आप काम बनाएंगे कैसे? काम बनाने में चुनौती ये है कि जो हिंदुस्तान में जो नई पौधा ये है निवेश करने वाली, जिसको आप यंग इन्वेस्टर कहते हैं, वो कैसे सोचता है? क्या उसको एडवाइस चाहिए या वो DIY वाला है? क्या वो इंटरनेट से खुद निवेश करता है? क्या वो सलाहकार के पास जाता है? ये जो बच्चा है जो अभी 17 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, 24 साल का है, जो कल इन्वेस्टर बनेगा, उसके साथ एक खतरनाक बात हो रही है। खतरनाक बात क्या हो रही है कि उसके पिता बूढ़े हो रहे हैं, उसके पिता 55, 60, 65, 70 के हो रहे हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वो धृतराष्ट्र बनता जाता है। धृतराष्ट्र का मतलब है भले ही सिंहासन में वो बैठा हो, फैसला तो दुर्योधन करता है। और ये जो लड़का या लड़की है, इसके मन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में भाव है। वो भाव क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक होता है चेतन अवस्था, एक होती है अचेतन अवस्था, बेहोशी नहीं, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है दुनिया से बात करना, जिसको आप चेतना कहते हैं, राइट। और सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है जब आप खुद से बात करते हैं, आप किसी दूसरे से बात नहीं करते। जो सपने आते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। बहुत बार आपकी अधूरी इच्छाएं आपको सपनों में दिखाई देती हैं, तब आप स्वयं से बात कर रहे होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में हमने उसको बड़ा माना है जो सिखाता है, उसको हम गुरु का स्थान देते हैं। मेरे घर में एक अद्भुत बात हो रही है। पिछले चंद वर्षों से, शायद 6-7 वर्षों से हमारे बच्चे हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। मेरी पत्नी जब भी फोन बदलती है, वो फोन को कैसे इस्तेमाल करना है, डेटा कैसे ट्रांसफर करना है, मेरा बच्चा उन्हें सिखाता है। मैंने अभी 2 साल पहले जब नौकरी छोड़ने के बाद कुछ सोशल मीडिया पे ज्यादा काम करना शुरू किया, यूट्यूब पे जाने लगा, तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं बार बार बच्चे को बुलाता था, उससे पूछता था, बेटा ये कैसे करते हैं। मैं बेटे से पूछता हूँ कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कौन सा कैमरा लेना चाहिए। वो मुझसे बेहतर जानता है। जब भी मेरा हाथ अटकता है मैं उससे पूछता हूँ। मेरी वाइफ को जब भी कुछ खास काम करना होता है वो बच्चे से पूछती है। वो बच्चा जानता है कि मैं उसका बाप, वो बच्चा जानता है कि मेरी माँ है। उसकी चेतन अवस्था कहती है कि ये मेरे माँ बाप हैं। तो ध्यान से मेरी समझिएगा, जिंदगी को दिन याद कीजिए जब आपने पहली बार साइकिल चलाना शुरू किया था। आप साइकिल चलाना नहीं जानते हैं, साइकिल का संतुलन नहीं जानते हैं, आपने साइकिल हाथ में उठाई है, सीखने के लिए घर से बाहर निकले हैं, आपका 100% फोकस किस चीज पे था? किस पे था? साइकिल पे। दुनिया की कोई बात आपके ख्याल में आ रही थी? नहीं आ रही थी। 100% फोकस, कुछ भी दूसरा ख्याल आ ही नहीं सकता। आप गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। साइकिल सीखना जरूरी है। धीरे धीरे आप साइकिल सीख जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? हजारों ख्याल आते हैं। उन ख्यालों में साइकिल नहीं होती है। होती है क्या? क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपकी कॉन्शियस माइंड ने साइकिल का कंट्रोल किसको ट्रांसफर कर दिया? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई चीज चली जाती है ना, फिर वो चेतना में नहीं रहती। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बार बार अपने बच्चे से पूछता हूँ कि ये चीज क्या है, इस चीज को कैसे करना है, इस चीज को कैसे समझना है, जब मैं बार बार उससे पूछता हूँ तो उसका कॉन्शियस माइंड तो जब मुझे देखता है तो कहता है कि मेरा बाप है, और जब वो नहीं देखता है मुझे तो उसका सबकॉन्शियस माइंड कहता है बाप तो मैं इसको सिखाता हूँ। इस वक्त जो जवान बच्चे हैं ना, उनमें कॉन्फिडेंस भयंकर भरा। वो निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में स्कूल में पढ़ता है। वो पैदा ही ऑप्शन में हुआ। यहाँ जितने लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, मेरी उम्र के लोग हैं, उनको अभी भी ऑप्शन से डर लगता है, पता नहीं क्या बना है। लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस है वो इस कदर है कि जैसे ही उसके पास बैटन आएगा, ये तो रिले रेस है ना, एक दिन तो बैटन बच्चे के हाथ में आएगा ना, वो आपकी अहमियत को अहमियत नहीं देगा जो उसका बाप या उसका पिता उसको देता। ये आपका दूसरा खतरा है। जो चेंज ऑफ ब्रोकर से बच भी गया तो यहाँ चला जाएगा। क्या आप वो कला सीख रहे हैं? क्या वो स्किल सीख रहे हैं जो आप घर के 17 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे से बात कर सकते हैं? क्या उससे बात करने की कला आप सीख रहे हैं? क्या आप अपडेट कर रहे हैं? वो आपको बहुत जरूरी है। इसका एक आसान रास्ता है, बस आसान रास्ता है कि अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए वो आपके साथ आपके बिजनेस में आए। लेकिन आपके बच्चों का भी दिमाग खराब कर दिया। उसके साथी कहते हैं अपना कुछ कर यार, आपके भरोसे क्या है? ऐसे और लोग दुनिया में नजर आते हैं इस वक्त। मैं अपना कुछ करके दिखाऊंगा, आपने मुझे इतना बड़ा दिखाया है। तो चुनौतियां वहां पर भी है। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ जो परेशान इस बात से है कि बच्चे इस बिजनेस में आना
नहीं चाहते। यकीन मानिए, मैं कोलकाता जाता हूँ, भुवनेश्वर जाता हूँ, वहाँ बहुत से मारवाड़ी हैं जो 200 सालों से वहां पर है, अच्छी पीढ़ी है, लाखों कमा रहे हैं और बच्चा नौकरी करता है। हाँ, जरूरत है उसको नौकरी करने की, लेकिन वो बस वही जिद कि मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ। तीसरी चीज जो मुझे खतरा नजर आता है आपके व्यवसाय में, पता नहीं क्यों आपके दिमाग में भर गया है कि आपको ज्ञान की जरूरत है, आपको मार्केट आउटलुक की जरूरत है, आपको इकोनॉमिक आउटलुक की जरूरत है, आप रोबो एडवाइस का मुकाबला करना चाहते हैं, आप इस तरह से बात करना चाहते हैं जैसे कि आप मैनेजर हैं, आप इकोनॉमी के बारे में, मार्केट के बारे में हर चीज जानना चाहते हैं, और जितना अच्छा आप इकोनॉमी मार्केट में जानेंगे उतना इन्वेस्टर आपको ज्यादा एक्सपर्ट मानेगा, इंपॉर्टेंस देगा, आपकी इज्जत करेगा, आपकी बात मानेगा। क्या ऐसा ही है? कुछ हद तक, लेकिन आगे नहीं। दोस्तों, ये दुनिया ज्ञान की है ही नहीं, या ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी इसाक न्यूटन ने पैसा बनाया था, पैसा खोया था। क्या आइंस्टीन ने पैसा बनाया है? बाजारों में नहीं बनाया। क्या मैथमेटिशियन बाजार में पैसा बनाते हैं? नहीं बनाते। तो बाजार में पैसा कौन बनाता है? बाजार में पैसा कैसे बनता है? अगर ज्ञान में ताकत होगी ना, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान कब दे रहे थे? बताइए। गीता कब कही गई थी? कब कही गई थी गीता? जब युद्ध शुरू होने वाला, जब युद्ध शुरू होने वाला, और अर्जुन ने कहा ये मेरे दादा है, ये मेरे पितामह है, इनकी गोदी में मैं खेला हूँ, ये अधर्म है, उन पे प्रहार कैसा कर सकता हूँ? अर्जुन गलत नहीं कहता। अपने आप को अर्जुन की जगह रखिए। हम में कितनों में हिम्मत है कि दादा पे प्रहार कर सके? दादा की छाती में तीर मार का मजाक है क्या? गांडी गिर गया अर्जुन का, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उस वक्त भगवान कृष्ण उसको ज्ञान देते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन तत्पर होता है युद्ध करने के लिए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर ज्ञान में ताकत होती तो कृष्ण ज्ञान देके द्वारका चले ना गए बेटा? क्या किया कृष्ण ने? 18 दिनों तक साथ रहे, क्योंकि अगले ही पल को ज्ञान भूल गया। ज्ञान से कुछ नहीं होता है दोस्तों। आपका उतार चढ़ाव, जो मन में उतार चढ़ाव हो रहा है, मनोभाव में उतार चढ़ाव हो रहा है, इमोशंस में उतार चढ़ाव हो रहा है, उसको संभालने की जरूरत। आपका काम ये नहीं है कि बाजार में क्या होगा, आपका काम ये नहीं है इकोनॉमी में क्या होगा। अगर आपने गलती से जवाब दे दिया कि बाजार में ये होने वाला है, वो नहीं हुआ, तो रीजन क्या रहेगी बताइए? कभी कभी हुई मैं अपने जी को बहलाया करता हूँ, जिन बातों को खुद नहीं समझा और उनको समझाया। किसी को नहीं मालूम कि बाजार क्या होगा। वो साहब जो आपको बोलने आए कि आप मत डालिए पैसा, वो भी आवाज है बाजार गिर गया। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है। इंटरेस्टिंग बात बाजार को हमें बताना ही नहीं है कि कल बाजार में क्या होगा। बाजार तो छुई हुई है, बाजार में कभी भी कुछ हट सकता है, इकोनॉमी में कभी भी कुछ हट सकता है। वो हमारे लिए जरूरी नहीं। हमारा ये जरूरी है कि अगर आपने ये मान लिया, एक बात बताइए, आप में से कितने लोग मानते हैं कि बाजार ऊपर नीचे होता है? सभी मानते हैं। अगर आपने मान लिया कि बाजार ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको एक बात सीखनी है कि उसके ऊपर नीचे होने के साथ आपको ऊपर नीचे नहीं होना है। इतना ही तो सिंपल। कितनी सिंपल सी बात है, इससे सिंपल कुछ हो सकता है, लेकिन हम अपने आप को धोखा देते हैं। किसी को भी पूछिए क्या बाजार कभी भी गिर सकता है, वो यही बोलेगा बाजार कभी भी गिर सकता है। तो फिर दुखी क्यों है? वही हुआ है जो तुम जानते हो, वही हुआ है जो तुम जानते हो। तो परेशानी किस बात की है? परेशानी इस बात की है, इसको बहुत अच्छा गौतम बुद्ध ने समझाया है। दुख ये नहीं है कि बाजार गिर गया, यकीन मानिए दोस्तों, दुख ये नहीं है कि बाजार गिर गया। दुख ये है कि आपने जो अपेक्षा की थी वो नहीं हुआ। आपने गणना की थी कि जिस दिन मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसके बाद बाजार बढ़ेगा, आपकी इच्छा का नहीं हुआ, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। अरे तो अमिताभ बार बार बोलते हैं, बार बार अमिताभ ये बोलते हैं कि मेरे पिता ने एक बात सिखाई थी, तुम्हारी इच्छा की हो तो अच्छा है, और तुम्हारी इच्छा का ना हुआ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी इच्छा का हो रहा है। तो बाजार अगर गिरा और आप दुखी हैं, तो इसलिए दुखी नहीं है कि आप नहीं जानते कि बाजार गिरेगा, आप दुखी इसलिए है कि आपकी इच्छा का नहीं हुआ और आप उसके तैयार नहीं थे। हमारा काम तैयारी करना है, हमारा काम बाजार की भविष्यवाणी करना नहीं। मैंने शादी की 2 काम किए साहब, 2 फॉर्म लाके बीवी को दिया। बीवी को कहा टर्म इंश्योरेंस का फॉर्म भर, बीवी कहती टर्म इंश्योरेंस क्यों कर रहे हो? मैंने कहा अगर मैं मर गया तो। फिर मैंने एसआईपी का फॉर्म दिया, एसआईपी का फॉर्म भर। वो पूछती है एसआईपी का फॉर्म क्यों भर रहे हो? मैंने कहा कि मैं नहीं भरा तो। मुझे मालूम है मैं कब मरूंगा, मुझे मालूम है मैं कब मरूंगा, मैं नहीं जानता मैं कब मरूंगा। मैंने दोनों बातों की तैयारियां की। यही तो हमारा काम है, यही तो एसेट एलोकेशन है, यही तो जमाने को समझना है, और यही तो सुख और दुख का सामना करने का एक तरीका है। बस हमें ये छोटा सा काम करना है, इसको करने की जरूरत है। बाजार में ऊपर चढ़ाव आते हैं, बाजार से बहाना चाहिए गिरने के लिए, क्योंकि जो बाजार गिरता नहीं है फिर वहाँ बबल क्रिएट हो जाता है। हमारा जो हिंदुस्तान का बाजार है, इसमें जो सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे नजर आती है, मैं आपके साथ थोड़ा सा बांटना चाहता हूँ।
यहाँ कोई भी व्यक्ति है जिसकी 50 साल से ज्यादा उम्र है, 1970 के आसपास है, उसके पहले पैदा हुआ है, उसने जीवन में जब पहली बार धन शब्द सुना कि पड़ोस में कौन धनी है, आसपास कौन धनी है, रिश्तेदारी में कौन धनी है, मोहल्ले में कौन धनी है, तो उसने क्या सुना और क्या सीखा? उसने देखा कि घर के आसपास जिसका बड़ा घर है, बड़ी हवेली है, अगर उसके पास गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, फॉर्म है, खेत है, रियल एस्टेट है, वही धनी है। पहली इंफॉर्मेशन यही थी ना दुनिया की पहली इंफॉर्मेशन हमारी क्या थी? धनी कौन होता है? धनी कौन होता है? जिसके पास प्रॉपर्टी होती, जिसके पास प्रॉपर्टी होती। और ये भी कब मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बात सुनिएगा। ये हुआ 1964 के बाद, उसके पहले नहीं। 1964 में जब चांदी का सिक्का बंद हो गया, उसके बाद धन का उपयोग बढ़ा। अगर आप उसके पहले जाएं तो उसको अमीर माना जाता था जिसके पास अन्न पैदा करने वाला खेत है और दूध देने वाली गाय है। कौन सबसे अमीर है? इसके पास इतनी गाय है, इसके पास इतने लंबे खेत है। प्लॉट साइज बड़े की बात ही नहीं होती थी। अगर आप 100 साल पहले चले जाएंगे, 100 साल पहले कोई प्लॉट नहीं खरीदता था। मेरे दादा दादी प्लॉट नहीं खरीदते थे, वो गाय खरीदते थे, खेत खरीदते थे, पैसा वहां बनता था। इसको प्राइमेसी बायस कहते हैं साइकोलॉजी। आपके जीवन का पहला इंफॉर्मेशन क्या है? तो जितने लोग 1964 के बाद पैदा हुए हैं, 1990 64 90 के बीच में पैदा हुए हैं ना, उनके दिमाग में ये बसा हुआ है पैसा तो प्रॉपर्टी में बनता है। आप उनके मन से बात निकाल ही नहीं सकते। लेकिन जो लोग 2000 के बाद पैदा हुए हैं ना, उनका प्राइमेसी बायस है, पैसा तो इक्विटी में बनता है, क्योंकि उन्होंने अडानी को अचानक से आगे निकलते देखा, उन्होंने अचानक से बाजार में कंपनी का पैसा बनते देखा। तो मेरे बच्चे में प्रॉपर्टी की भावना नहीं, इसका प्रमाण देता हूं। आज की तारीख में एक भी फिल्म ऐसी नहीं बनती है जिसमें यह इंतजार कर रहा है बुरा जाए तो हवेली मेरे नाम हो जाए। एक भी फिल्म है 1960 के पहले की सारी फिल्मों में षड्यंत्र होते थे कि हवेली जिसकी हवेली है वो हवेली मेरे नाम पे कर दे। प्राइवेसी तो एक प्राइवेसी बायस अगर आपका प्रॉपर्टी से निकल के यहाँ आ रहा है तो आप सुनामी के लिए तैयार रहिए। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि हिंदुस्तान कैसे बचाएगा अपने आप को बबल से। वक्त तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे आगे समय आता जाएगा और ज्यादा लोग इससे जुड़ते चले जाएंगे। आप चिंता ये कर रहे हैं विदेशी जा रहा है, मैं चिंता ये कर रहा हूँ जिस दिन आएगा फिर बाजार हाथ में आएगा क्या? क्योंकि आप तो पहले से ही खरीदना चाहते हैं, आप तो पहले से ही खरीदना चाहते हैं, और वो भी खरीदने के लिए आ जाएगा, आप कैसे संभालेंगे अपने इस लालच को? आप क्या करेंगे? तो चिंता इस बात की मत कीजिए दोस्तों कि 2025 में क्या हो रहा है। चिंता इस बात की कीजिए 2030 का हिंदुस्तान कैसा होगा, 2035 का हिंदुस्तान कैसा होगा, 2040 का हिंदुस्तान कैसा होगा। एक घटना सुनाता हूँ मेरे घर की, अपनी बात खत्म करता हूँ कि आने वाला हिंदुस्तान कैसा होगा, यहाँ से समझने की जरूरत है। कुछ चंद वर्षों पहले की बात है, अब मेरी माँ थी, आज अब की दुनिया में नहीं है। मेरे घर की नाली चौक हो गई। अब नाली चौक हो जाती है तो अब घर में कुछ काम नहीं कर सकते हैं, बाथरूम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किचन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मेरी पत्नी बहुत चिंतित हुई। उसने घर में हमें जो सफाई में मदद करता है उसको फोन किया। उसका भाग्य अच्छा था कि वो 10 मिनट में आगे आसपास रहा होगा, फटाफट वो साइकिल से पहुंचा और कहा कि मैडम क्या है, क्या तकलीफ है कि ये नाली ब्लॉक हो गई है, अभी साफ कर देता हूँ। और 15 मिनट में उसने नाली को साफ कर दिया। और साफ करने के बाद बोलता है, हाथ धोने के बाद, मैडम 500 रुपये। मेरी वाइफ गवर्नमेंट टीचर है, कहती है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ और 8 घंटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, इलेक्शन का काम करती हूँ, यूपीएससी एसएससी के भी काम करती हूँ, डेटा का भी काम करता हूँ, समाज कल्याण का काम करती हूँ, तब सरकार जो तनख्वाह देती है उसमें भी 15 मिनट के 500 नहीं मिलते। और तुम्हें 15 मिनट में इस काम के 500 रुपये चाहिए, तुम 200 रुपये ले लो, वो वाजिब है। वो कहता नहीं, लगेंगे तो 500 रुपये ही लगेंगे। उनकी बहस सुन के मेरी माँ बाहर आती है। मेरी माँ पूछती है, बहू क्या हुआ? मेरी पत्नी कहती है कि माँ ये आए थे और उन्होंने नाली साफ की और 500 रुपये मांग रहे। माँ नाली को देखती है, फिर उसकी शक्ल देखती है और मेरी पत्नी से कहती है, वैसे तो इस काम का वाजिब कीमत 20 रुपया है, और तुझे 200 बोला है तो 50 दे दे। तो 50 दे दे। अब मैं इस बहस में मत जाइए कौन सही है कौन गलत है, वो बहस बेमानी है, ठीक है। अब वो बहस कर रही है, इतने में मेरा बेटा कॉलेज से आ गया। बेटा तुरंत समझ गया क्या हो रहा है। बेटा मेरी माँ अपनी माँ का हाथ पकड़ के घर के अंदर लेके जाता और कहता, माँ एक बार बताओ, ये 10 मिनट में आ गया, नहीं आता तो क्या तुम दिन भर कुछ काम कर सकती थी? तुम्हें कितना तनाव होता था? क्या तुम्हारा दूसरा विकल्प है? क्या तुम ये खुद काम कर सकती थी? मेरी पत्नी ने कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, और वो नहीं आता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो वो कहता है, माँ आपको कितनी शांति उसने दी है,
उसको आप 500 रुपए भी दीजिए और 50 के टिप भी दीजिए। अब मेरे घर में 3 जनरेशन है, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि कौन सही है कौन गलत है। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप 2025 में निवेश कर रहे हैं, 2030 का हिंदुस्तान, 2035 का हिंदुस्तान, 2040 का हिंदुस्तान मेरे बच्चे के कंधे पर निर्भर करता है कि माँ के कंधे पर। ये समझने की बात है, मेरी माँ का दुनिया में। आप आने वाला समय कैसा देखते हैं, इसके लिए आपको बड़ों को नहीं देखना है। हम सभी अपने वक्त में जीते हैं दोस्तों, हम सभी अपने वक्त में जीते हैं। हमें बच्चों से सीखना है। और मैंने एक बात गौर से दुनिया में देखी है, हर नया मोबाइल पिछले से अच्छा होता है। तो हमारे बच्चे अपनी जगह होशियार हैं, इस बात से सावधान रहिए। आपको नॉर्मली लगता है कि नहीं हम ज्यादा समझते हैं बच्चों से, ऐसा नहीं है। उनके पास हमारी समझ तो है ही और उनके पास बहुत ज्ञान भी है। तो हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट क्यों होगी, मैंने अपने बच्चे से सीखी है। वो खर्च करता है, दिल खोल के खर्च करता है। मैं कहता हूँ बेटा ऐसा खर्च मत किया, ये बुरी बात है। फिर बुलाया, 15 मिनट का भाषण बुलाया, देख मेरी जिंदगी से सीख मैं क्या करता हूँ, पैसा बचाता हूँ, निवेश करता हूँ, पैसे से पैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। वो मुझे कहता है पिताजी मेरे 15 मिनट में भाषण सुनने के बाद में ईमानदारी से एक बात का जवाब दीजिएगा। मैंने कहा बेटा बोल, ये जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है और जैसी आपकी जीने की आदतें हैं, ये आप खर्च कर पाएंगे क्या? ये भी मुझे ही करना है। और उसने गलत बोला या सही बोला, हर घर की कहानी है। तो एक तरफ तो सुनामी है कि प्राइवेसी बायस बदल रहा है, एक तरफ खर्चने की आदतें बदल रही है। बताइए आने वाला हिंदुस्तान कैसा होगा।